कहानी की शुरुआत एक शांत और सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां हम 3 दोस्तों को इस विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद आलीशान घर की ओर बढ़ता देखते हैं। ये तीनों यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आई हैं और यह आलीशान घर खुद हैदर के अंकल का है। हालांकि वो अभी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं, इसलिए हैदर चोरी छुपे अपनी 2 दोस्तों शार्लेट और डियो के साथ इस जगह पर आ गई है ताकि वो आज रात इस एरिया में होने वाली मीटियोराइट शावर को देख सके। शार्लेट, जो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो सबको लाइव आकर बताने लगती है कि कैसे वह आज की रात अपनी दोस्त हैदर के घर से लाइव मेट्रॉइड को गिरते देखेगी और उस पूरी घटना को अपने चैनल पर लाइव करेगी ताकि उसके फैंस भी इस मेट्रॉइड शावर को देख पाए। शार्लेट इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह पहले से एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है ही, लेकिन आज के इवेंट से उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ शार्लेट और हैदर के अलावा उनकी तीसरी दोस्त डियो उन दोनों से बहुत अलग थी, क्योंकि डियो ना तो सोशल मीडिया चलाती है और ना ही फैशनेबल कपड़े पहनती है, जिसका शार्लेट अपने लाइव स्ट्रीम में मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद तीनों आज रात की पार्टी के लिए लाए ड्रिंक्स और सारी तैयारियां कर लेती हैं। हालांकि उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज रात उस मीटियोराइट से पृथ्वी पर क्या आने वाला है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और अब उन्हें मीटियोराइट दिखना शुरू हो गया था। हैदर और डियो उसे देख हैरत में पड़ गईं, क्योंकि यह मीटियोराइट बाकी मीटियोराइट से कुछ ज्यादा ही चमकदार था। वहीं पीछे शार्लेट तो इसलिए परेशान थी क्योंकि जब उसे यह सारी इवेंट्स लाइव स्ट्रीम करनी थी, तभी अचानक से ही सारे फोन्स में नेटवर्क चला गया था। मीटियोराइट के नीचे गिरने के बाद तीनों अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए इसी शांत रेगिस्तान में ड्रिंक्स पीते हुए एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद हैदर और डियो शार्लेट को समझाती हैं कि वो इस पूरी इवेंट को लाइव स्ट्रीम ना कर पाने से निराश ना हो। सोशल मीडिया उसकी पूरी लाइफ नहीं है और अभी के लिए उसे पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन शार्लेट के मुताबिक डियो जैसी लड़की जिसके आज तक 100 फॉलोअर्स भी नहीं हुए, वो कभी उसके फेम को नहीं समझ पाएगी। अब तीनों ड्रिंक करते हुए बहुत नशे में आ गई थी। तभी अचानक से उनके पूल में एक अजीब सी चीज गिरती है जो बाहर से इतनी गर्म थी कि पूरे पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों नोटिस करती हैं कि अब वो मेट्रॉइड धीरे धीरे हिल रहा है और उसमें से तेज बदबू भी निकल रही है। इसीलिए हैदर बिना देर किए उसे पूल से निकालने लगती है ताकि वहां और गंदगी ना फैले। थोड़ी मशक्कत के बाद हैदर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये कोई मेट्रॉइड नहीं बल्कि एक जीता जागता जीव है। लेकिन अभी उसके बॉडी ऑर्गन्स किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए तीनों अंदाजा लगाने लगती हैं कि यह कोई रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर होगा जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं पता है। खैर, उन्हें वैसे भी किसी और एनिमल के बारे में नहीं पता था, इसलिए तीनों अंदर जाकर कुछ एनिमल्स की मैगजीन्स देखने लगती हैं ताकि उन्हें इस जीव के बारे में पता चल सके। इंटरनेट तो यहाँ मीटियोराइट गिरने के बाद से ही नहीं चल रहा, वरना वे उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकते थे। इधर मैगजीन्स में भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। अब हैदर डर जाती है क्योंकि उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि अब उन्हें इस पूरी गंदगी को साफ करवाना पड़ेगा। हालांकि शार्लेट उसे समझाती है कि वह अभी इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और तीनों ही अब और ज्यादा ड्रिंक करके वैसे ही सो जाते हैं। सुबह तीनों की आंख बहुत ही ज्यादा हैंगओवर से खुलती है, जिसे वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। खैर, लड़ाई के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करती हैं ताकि उन्हें बेटर फील हो सके, लेकिन अब उनके मोबाइल फोन ही ग्लिच करने लगे थे। डियो कहती है कि शार्लेट और हैदर का फोन बहुत एडवांस्ड है, इसलिए वे उसका फोन ट्राई करें जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना था, लेकिन इसे भी कोई फायदा नहीं होता और वो फोन भी खराब हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ सबके फोन कैसे खराब हो सकते हैं। वहीं शार्लेट तो एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए उसे हर रोज ढेरों पोस्ट और वीडियोस पब्लिश करनी पड़ती हैं, वरना उसकी फॉलोइंग कम होने लगेगी। इसीलिए उसे इंटरनेट और फोन्स किसी भी कीमत पर चाहिए था। वो गुस्से में बाकी दोनों को सुना ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर से उस जानवर की आवाज आई जिसे वो कल रात नशे में बाहर अपने लॉन में ही छोड़ आए थे। तीनों बाहर निकलकर देखती हैं कि वह जीव अब उस कपड़े से निकलकर कहीं रेंग कर चला गया है और उसके पीछे एक अजीब तरह का काला लिक्विड पड़ा हुआ है। वे तीनों अब सेफ्टी के लिए एक टूल लेकर उस जीव के निशानों का पीछा करने लगती हैं और उन्हें थोड़ी ही आगे वह जीव दिख जाता है। वो तीनों उसे देख ही रही थी कि अचानक उनके पीछे एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाती हैं। वह लड़का अपना नाम ब्रेड बताता है और उनसे कहता है कि हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को इस आलीशान घर के लॉन की साफ सफाई करने के लिए हायर किया था और उसकी फैमिली का छोटा सा लकड़ी का कैबिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है।
उनके अलावा इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इतना बताकर ब्रेट अपना काम करने लगता है। तब हैदर उसे उस अजीब से जीव के बारे में बताती है और वह उसे ऑफर करती है कि वह उसे और ज्यादा पैसे दे देगी अगर ब्रेट उस जीव को उनके लॉन से निकालकर बाहर कहीं दूर फेंक आएगा। हालांकि ब्रेट मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे जीवों से डर लगता था, लेकिन फिर भी वह एक किस के बदले में ऐसा करने को तैयार हो जाता है। वहीं वे तीनों लड़कियां वैसे ही उस जीव से डर रही थीं। इसीलिए अब हैदर और शार्लेट ने उसे किस किया और उस जीव को फेंकने को कहा। किस मिलने के बाद ब्रेट उस जीव को एक चादर पर धकेलने लगता है ताकि उसे आसानी से फेंक सके, लेकिन अब इस जीव का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिससे ब्रेट बड़ी मुश्किल से उसे धकेल पा रहा था। जब उसने फाइनली उसे एक चादर पर धकेल ही दिया था कि अचानक उस जीव का सिर उग आया और वह बहुत तेज वाइब्रेशंस निकालने लगा, जिससे ब्रेट डर कर वापस अपने कैबिन की ओर भाग जाता है। तीनों लड़कियां भी देखती हैं कि वह जीव लगातार अजीब से तेज वाइब्रेशन निकाल रहा है। हैदर को लगता है कि हो सकता है कि ये जीव कोई एलियन हो, क्योंकि कल ये बस एक पत्थर की तरह था, लेकिन आज इसमें सिर और पैर उग आया है। तो क्या होगा अगर यह कोई एलियन जीव हुआ तो? इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। हालांकि डियो इसके लिए मना कर देती है। क्या पता ये एलियन जीव खतरनाक ना हो और उन्हें ऐसे बिना कुछ जाने समझे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। वे इसके बारे में सरकारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहती थी ताकि वो इस जीव पर रिसर्च कर सकें, लेकिन अब उनके फोन तो बंद पड़े थे तो वो किसी के पास कॉल भी नहीं कर सकती थी। लेकिन हैदर के हिसाब से उन्हें अभी के लिए इस एलियन को उसकी प्रॉपर्टी से निकालना होगा। तीनों उस भारी जीव को खींचकर बाहर निकालने लगती हैं, लेकिन उन्हें बहुत हैरानी होती है कि इतने छोटे से शरीर के अंदर इस जीव में इतना मांस कहां से आया, क्योंकि यह जीव उन्हें 500 किलो से भी ज्यादा भारी लग रहा था। लेकिन काफी दिक्कत के बाद भी वो तीनों उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकालने में कामयाब हो जाती है और वापस आकर पार्टी करने लगती है, क्योंकि 2 दिन बाद उनकी गाड़ी उन्हें लेने आ जाएगी और तभी वे सरकारी अथॉरिटीज को भी इस एलियन के बारे में इन्फॉर्म कर देंगी। वैसे भी यह एलियन उन्हें खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोबारा नशा कर एंजॉय करने लगती हैं। लेकिन रात को जब वो तीनों सो ही रही थीं कि तभी डियो की आंख फिर से उस तेज वाइब्रेशन से खुल जाती है। वो अकेले ही बाहर निकलकर देखने लगती है और उसे एहसास होता है कि ये वाइब्रेशंस निकालकर वो एलियन जीव शायद से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। डियो को लगता है शायद वो जीव भूखा है और इसी वाइब्रेशंस के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये बात डियो हैदर को भी बताने जाती हैं, लेकिन हैदर इतनी रात को उठना नहीं चाहती। तो डियो, जिसे उस एलियन पर दया आ रही थी, वो अकेले ही उस एलियन को अंदर उठा लाती है। हालांकि उसने रियलाइज भी नहीं किया कि कैसे अब इस एलियन का वजन बहुत हल्का हो गया है। डियो अब उसे अंदर लेटाकर फ्रिज में रखा मिल्क शेक पिलाने लगती है और वो एलियन बिना किसी दिक्कत के मिल्क शेक पी लेता है। अगली सुबह जब शार्लेट की आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि फ्रिज से उसकी सारी पसंदीदा चीजें गायब हैं। इतना ही नहीं, वह उसी एलियन को दोबारा कमरे में देखकर डर जाती है और सीधा डियो के कमरे में जाकर उस पर भड़क उठती है कि वह गंदा एलियन घर के अंदर कैसे आ गया। डियो उसे रात की पूरी कहानी बताती है, लेकिन हैदर का गुस्सा शांत नहीं होता और वो उस एलियन को बाहर फेंकने को बोलती है। जब डियो उसे फिर से उठाने जाती है तो वह एलियन तेज वाइब्रेशन निकालने लगता है, जिससे उन तीनों के सिर में तेज दर्द होने लगता है और डियो कहती है कि यह एलियन नहीं चाहता कि हम उसे बाहर निकालें। शार्लेट कहती है कि अब हमें यहाँ मौजूद दूसरे कैबिन में रह रही फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। उनके पास एक गाड़ी भी है, इसलिए वो फैमिली इस एलियन को अपनी गाड़ी में रखकर उसे पास के टाउन में ले जाएगी और ऑफिशियल अथॉरिटीज को सौंप देगी। वैसे भी उनकी गाड़ी 2 दिन बाद आने वाली है और उनके फोन्स भी डेड हो चुके हैं, इसीलिए वो अभी खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। हैदर और शार्लेट को यहीं घर पे छोड़कर डियो खुद एक बोगी लेकर पास के उसी कैबिन में मदद मांगने चली जाती है। वहीं अब घर पर शार्लेट अकेली थी और उस एलियन की बदबू से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे मारने के लिए एक ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है ताकि यह जीव उसे पीकर मारा जाए। वैसे भी अगर डियो यहाँ होती तो उसे ऐसा कभी नहीं करने देती, लेकिन शार्लेट उस एलियन को वह ड्रिंक पिला पाती। वो एलियन अपनी शक्तियों से शार्लेट के ब्रेन को कंट्रोल करके उसके इरादों को समझ लेता है। वो शार्लेट को कंट्रोल करते हुए पॉइजन के ग्लास को नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हैदर और डियो अब तक उस कैबिन तक पहुंच चुके थे। हालांकि हैदर का मानना था कि कैबिन के बाहर एक डॉग रहता है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। अंदर जाकर वो देखते हैं, यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे कि कोई स्पेस पर रिसर्च कर रहा हो। डियो ने यहाँ रखे हुए नोट्स भी देखे जिनमें कि स्पेस और दूसरी गैलेक्सीज की डिटेल्स लिखी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक फार्मूलाज भी थे जो गैलेक्सी में सिग्नल भेजने का काम करते थे। डियो समझ गई कि यहाँ जो कोई भी था वो डीप स्पेस और एलियन लाइफ पर रिसर्च कर रहा था।
शायद वो भी 2 रात पहले मीटियोराइट देखने आया होगा। लेकिन अब वो सब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ कैबिन वाली फैमिली भी नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। इसलिए दोनों अब अगले दिन फिर से यहाँ आने का फैसला कर वापस लौट जाते हैं। यहाँ वो वापस आकर देखते हैं कि शार्लेट अब बड़े आराम से पूल में लेटी हुई है। दोनों उसे सारी बात बताते हैं कि उन्हें कैबिन खाली मिला और अब मजबूरन उन्हें एक दिन और उस एलियन को अपने घर में रखना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि शार्लेट को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि उस एलियन को देख वही सबसे ज्यादा भड़क रही थी। तो अब अचानक उसे क्या हुआ, ये हमें आगे पता चलने वाला है। हालांकि हैदर अभी भी उस एलियन की स्मेल से बहुत गुस्से में थी। इसी बीच डियो का ध्यान पास में पड़े शीशे के टूटे हुए ग्लास पर भी जाती है। वहीं अब लंच पर शार्लेट अजीब कारणों से बहुत सारा खाना खाने लगती है। वही शार्लेट जो कि हमेशा अपनी फिटनेस के लिए कम से कम और तहजीब से खाना खाती थी, उसे ऐसे भूखों की तरह खाना खाते देख हैदर और डियो भी हैरान होती हैं कि जब से वे वापस लौटी हैं तब से शार्लेट इतना कैसे बदल गई। इतना ही नहीं, शार्लेट तो खाने के बाद बाहर तेज धूप में जाकर जोर जोर से एक्सरसाइज भी करने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुलती है क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी और बाहर जाकर जो वह अपनी आंखों से देखती है उसे उस पर विश्वास ही नहीं होता। यहाँ वह एलियन जीव अपने साइज को बढ़ा रहा था और शार्लेट बिना कपड़ों के उस एलियन से लिपटी पड़ी है। हैदर घबराहट में जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी वह एलियन हैदर के ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हैदर, जो अब अपने बस में नहीं थी, वो भी खुद से अपने कपड़े निकालकर उसी एलियन और शार्लेट के पास जाकर लेट जाती है और वो एलियन उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली सुबह डियो की आंख खुलती है और वह दोनों को बाहर एक साथ देख उनसे कहती है कि आज उनका शहर वापस जाने का समय हो चुका है। इसीलिए हैदर अपनी कैब वाले से पूछे कि वो उन्हें लेने किस टाइम आएगा। लेकिन अब हैदर और शार्लेट दोनों ही अजीब बर्ताव करने लगती हैं। वे कहती हैं कि उनके फोन काम नहीं कर रहे और अगर उनका गाड़ी वाला आ भी गया तब भी वो कहीं नहीं जाएंगी। अब शुरू में डियो को लगा कि उन दोनों ने शायद उसके बिना ही नशे की टेबलेट्स खा ली है और अभी वो नशे में है। यहाँ डियो दोनों से उस एलियन के बारे में पूछती है तो शार्लेट उसे बताती है कि हमारे मालिक हमारे बेडरूम में आराम कर रहे हैं। यहाँ डियो को और शक होने लगता है कि उस एलियन ने उनके साथियों के साथ कुछ किया है और वो उसे देखने शार्लेट के बेडरूम में जाती है। उसने देखा कि वो एलियन क्रिएचर अब समय के साथ खुद को और ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। उसका साइज अब काफी बढ़ चुका था, मानो वह अब पृथ्वी के वातावरण में खुद को ढाल चुका है। डियो उसे वहीं छोड़कर वापस से हैदर और शार्लेट के पास आती हैं और उन्हें यहाँ से निकालने को बोलती हैं क्योंकि अब उनका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन शार्लेट जवाब देती हैं कि अब वे यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगे और अच्छा होगा कि डियो भी हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाए। डियो अब समझ चुकी थी कि उसके दोनों साथी अब उस मॉन्स्टर के कब्जे में हैं, इसलिए वो मदद लेने उसी केबिन की ओर भागती है। कैबिन पहुंचकर वो देखती हैं कि कैसे यहाँ मौजूद गाड़ी में चाबियां गायब हैं। अगर उसे अंदर कैबिन से चाबियां मिल गईं, तो वो यहाँ से अपने दोस्तों को लेकर बाहर निकल जाती और पास के टाउन में जाकर पुलिस को उस एलियन के बारे में सब इन्फॉर्म कर सकती थी। हालांकि आज फिर से उस कैबिन में कोई नहीं था, इसलिए डियो जल्दी से गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे फिर से वो साइंटिफिक नोट्स दिखाई देता है और उसे सरप्राइजिंगली उसी एलियन जीव की ड्राइंग भी मिल जाती है जो अभी उनके घर में मौजूद है। यानी यहाँ जो कोई भी साइंटिस्ट मौजूद था वो इसी एलियन जीव पर रिसर्च कर रहा था। डियो को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि कैसे यहाँ आए साइंटिस्ट ने ही उस एलियन के प्लैनेट को ढूंढ निकाला और उसने कैबिन में मौजूद इंस्ट्रूमेंट के जरिए एलियंस को पृथ्वी पर आने का मैसेज भेजा होगा और उसी सिग्नल के बाद एलियन उस मीटियोराइट के जरिए सिग्नल का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गए। यही डियो का ध्यान दीवार पर बने गन शॉट पर जाता है जहां वो देखती है कि कैबिन के पीछे साइंटिस्ट मरा पड़ा है, यानी उसे एलियन ने पहले ही मार दिया था। डियो अब जल्दी से डरकर अपनी बोगी से वापस हैदर के घर जाने लगती है ताकि अपने दोनों दोस्तों को उस मॉन्स्टर से बचा सके। वापस आकर वो शार्लेट पर चिल्लाते हुए सब बताने लगती है जो कुछ भी उसने उस कैबिन में देखा था। लेकिन अब शार्लेट और हैदर को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए डियो फिर से उस एलियन को देखने उसके रूम में जाती है और उस एलियन पर चीखते हुए कहती हैं कि उसे पता है कि उसने ही उसके साथियों के दिमाग पर कब्जा किया है और वही उन्हें यहाँ पर रोक रहा है। एलियन डियो का मन पढ़ लेता है और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगता है और डियो भी अपने दोस्तों की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है। लेकिन अचानक उसका ध्यान टूट जाता है और वो इस एलियन के माया जाल में नहीं फंसती। वह समझ चुकी थी कि कैसे उस एलियन ने उसका ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश की और ऐसा ही कुछ उसने उसके दोनों दोस्तों के साथ किया होगा। यहाँ डियो उस एलियन से उसका इरादा पूछती है तो वो एलियन उसे अपने विजन के जरिए अपनी दुनिया दिखाता है, कैसे यह एलियन प्रजाति अपने प्लेनेट पर बाकी सभी स्पीशीज को मारकर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे और देखते ही देखते
उनके ग्रह पर उनके अलावा कोई और जीव नहीं बचा। तभी उन्हें पृथ्वी से उस साइंटिस्ट से जीवन होने का सिग्नल मिला, जिसके बाद यह एलियन उस मीटियोराइट के जरिए पृथ्वी पर पहुंच गया ताकि पृथ्वी पर मौजूद यहाँ के बाकी अन्य जीवों को खत्म कर इस प्लेनेट को भी अपना बना सके। वैसे भी इस वीरान यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे जीवन के अनुरूप ग्रह बहुत कम ही होते हैं। यह प्लेनेट उस एलियंस के ग्रह से भी ज्यादा अच्छा निकला, इसीलिए वो एलियन इतनी जल्दी ग्रो हो गया और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए उसने उन दोनों लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। डियो को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, तो वो अपनी दोनों दोस्तों को यहाँ से पैदल ही भागने को कहती है, लेकिन शार्लेट के अनुसार वे अब कहीं नहीं जाएंगे। तभी अचानक शार्लेट का पेट अपने आप ग्रो होने लगता है। वहीं हैदर के साथ भी यही सेम चीज हो रही थी, यानी जल्दी ही वो दोनों एलियन बच्चे को जन्म देने वाली हैं। डियो ये देखकर और हैरान रह गई कि कैसे उसकी दोनों दोस्तों की आंख और मुंह से वही काला लिक्विड निकल रहा है जो शुरू में उस एलियन की बॉडी से निकल रहा था। यहाँ डियो चाहकर भी उन्हें संभाल नहीं पाती। वो समझ गई कि शायद वो उस एलियन के बच्चे को जल्द ही जन्म दे देंगी और जन्म देने के बाद खुद भी मारी जाएगी। इसलिए डियो अब उस एलियन को ही जान से मारने का फैसला करती है ताकि इन सब को यहीं रोक सके। लेकिन जब वो उसे मारने अंदर जाती हैं तो हैदर और शार्लेट उसे रोकने के लिए उस पर अटैक कर देती हैं और डियो के सिर पर वार कर उसे नीचे गिरा देती हैं। डियो, जो अब तक घायल हो चुकी थी, वो उस एलियन से कहती है कि वो उसके साथियों को छोड़ दे, लेकिन एलियन फिर से डियो के ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो डियो के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी बीच डियो एक हथियार उठाकर उस एलियन पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है, जबकि हैदर और शार्लेट, जो एलियन से प्रेग्नेंट थीं, वो एलियन बेबी को जन्म देने के लिए दूर भागने लगती हैं। डियो को पता था कि वो और एलियंस को पैदा नहीं होने दे सकती, इसलिए वो उसी बोगी का इस्तेमाल कर पहले रेगिस्तान में दूर भाग रही हैदर को टक्कर मारती है। लेकिन इसे हैदर के पेट में पल रहा एलियन नहीं मरता, तो डियो रोते हुए हैदर के पेट पर वार करती है, जिसे वो एलियन और उसकी साथी दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद उसने देखा कि शार्लेट अभी भी भाग रही है। वहीं अब तक उस बोगी में तेल भी खत्म हो गया था, इसलिए डियो अब तेजी से दौड़कर शार्लेट के पीछे जाने लगती है। वहीं शार्लेट, जो अब खुद के काबू में नहीं थी, वो अपने एलियन बेबी को बचाने के लिए डियो से लड़ने लगती है, जबकि पीछे अब तक वो कैब वाला आदमी आ चुका था जिसे आज तीनों दोस्तों को वापस लेकर जाना था। वो देखता है कि यहाँ तो डियो और शार्लेट आपस में लड़ रही हैं। उसे डियो के पास हथियार देखकर गलतफहमी हो जाती है कि डियो शार्लेट को मारने की कोशिश कर रही है, और जब डियो शार्लेट के ऊपर आकर उसके पेट पर मारने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर ड्राइवर ने उसके हाथ पर गोली मार दी, जिसके बाद वह घायल शार्लेट को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है ताकि पास के टाउन में ले जाकर उसका इलाज करवा सके। वहीं डियो के सिर्फ हाथ में गोली लगी थी, तो वह फिर से उठकर गाड़ी के पीछे जाने लगी कि कहीं वह ड्राइवर उस एलियन को मेन टाउन तक ना पहुंचा दे, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी पृथ्वी ही खतरे में आ जाएगी। उसने कार के पास जाकर देखा कि शार्लेट ने उस ड्राइवर को भी मार दिया है, जिसे अब डियो उस गाड़ी में रखी राइफल उठाती है और गाड़ी के पीछे जाकर देखती है कि शार्लेट एलियन बेबी को जन्म देना शुरू कर चुकी है, और एलियन के पैदा होते ही शार्लेट तो वैसे भी मारी जाएगी। इसलिए डियो अब अपने मन को मजबूत कर शार्लेट के पेट में शूट कर देती है। डियो ने फाइनली उस मेन एलियन समेत उन दोनों एलियंस बेबीज को भी मार दिया, लेकिन इसके साथ उसकी दोनों दोस्त भी मारी गईं। हालांकि डियो को इस बात की खुशी थी कि उसने कम से कम अपनी पृथ्वी को उन एलियन से बचा लिया, लेकिन तभी डियो यह देखकर हैरान रह गई कि अब आसमान में उसी एलियन प्लेनेट से हजारों लाखों मीटियोराइट्स पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जिसका यही मतलब था कि उस साइंटिस्ट के सिग्नल्स को अकेले इस एलियन ने नहीं, बल्कि उस प्लेनेट पर मौजूद सभी एलियंस ने सुन लिया था, और अब सारे एलियंस इस ग्रह पर आ रहे हैं, यानी अब इस पृथ्वी का तबाह होना निश्चित है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।